तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बेक्जुआन और बाकी एल्डर्स को भी अब ये पता चल जाता है कि मूचेन की माँ एक डिवाइन लेवल के एंसेस्ट्रल मास्टर हैं। अब आगे फिलहाल ये सभी काफ़ी डर रहे थे कि जब भी ये चाहेंगी इन्हें एक डिवाइन लेवल के एरे में कभी भी ट्रैप कर सकती हैं। बाकी भी लीडर्स जो कि पहले उन लोगों के साइड थे अभी एकदम शांत हो जाते हैं और इन सभी को पता चल चुका था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मूचेन नहीं है बल्कि उसकी माँ। शुरुआत में इन लोगों को ऐसा लगा था कि एक नॉर्मल लेडी होंगी क्योंकि ये मू फैंग की वाइफ है। इधर 100 स्पिरिट अभी भी चिल्ला रहा था कि फादर आपको मेरा बदला लेना ही पड़ेगा। बेक्जुआन चिल्लाते हैं शट अप और एक चमाट भी मार देते हैं 100 स्पिरिट को, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर ये कुछ ज़्यादा किए होते तो किन यानजिंग इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचती भी नहीं। और जब चमाट लगता है तो 100 स्पिरिट को अब समझ में आ जाता है कि जो मूचेन का बैकग्राउंड है ये इनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर इधर बाईहुआ भी बोलती है, इसे भी बेक्जुआन डांट देते हैं और कहते हैं अगर तुम नहीं चाहती हो कि हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो तो शांति से बैठो और ऐसा समझो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। अब अपने पत्नी और बच्चे को शांत करने के बाद बेक्जुआन यानजिंग की तरफ ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे ने गलती की है, अब आप जो भी निर्णय लेंगे हमें मंजूर है। यानजिंग कहते देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मूचेन से पूछ लो वो जो करना चाहे। और मूचेन सीधा कहता है कि आपके बेटे ने पावर को अब्यूज किया है तो आज से 100 स्पिरिट कॉन्टिनेंट आपके बेक्जुआन क्लैन के अंडर में नहीं आएगा बल्कि हमारा नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अलायंस अब उसके ऊपर टेक ओवर कर जाएगा। सीधा सीधा कहे तो यहाँ के लीडर मू फैंग बन जाएंगे। कईयों को गुस्सा तो आता है पर मूचेन के लुक देते ही ये शांत हो जाते हैं। बेक्जुआन को भी पसंद नहीं आता है पर इन्हें मानना पड़ता है। और इस दौरान मूचेन कहता है कि आपके बेटे ने जो किया था अगर कोई और होता तो मैं कब का उसे मार देता, तो आप ऐसा समझो कि मैंने उसकी जान बख्शी है। और मूचेन कहता है लेकिन ऐसे मैं उसे जाने नहीं दूंगा। और ये तुरंत ही अपने क्रिस्टल पगोड़ा को एक्टिवेट करके इसको थोड़ा सप्रेस करता है। पगोड़ा के अंदर से चेन्स निकलती हैं और ये जैसे 100 स्पिरिट की बॉडी को टच करती हैं मानो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी हमेशा के लिए गायब हो चुकी हो। और मूचेन बताता है कि मैंने इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है 50 साल के लिए सील कर दिया है। अब ये देख करके बाईहुआ को गुस्सा तो आता है, तभी मूचेन इससे कहता है मैं आपको भी नहीं छोड़ने वाला। और सेम टेक्निक ये बाईहुआ पे भी यूज करता है और इन पर जो ये सीलिंग लगाता है वो 20 साल के लिए था। हालांकि इनकी एनर्जी ज़्यादा कम नहीं होती है, फिलहाल ये वैसे कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन लेवल पर पहुंच जाती है। मूचेन बस इतना कहता है कि मैं फिलहाल यहाँ पे तो ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, लेकिन अगर मैंने सुना कि नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अलायंस को कुछ भी हुआ तो इस बार आपकी फैमिली नहीं बचेंगी। बेक्जुआन हाँ में सर हिलाते हैं और रिवेंज के बारे में ये तो सोच भी नहीं सकते थे। फिलहाल यहाँ से बेक्जुआन अपनी फैमिली को लेकर निकल जाते हैं। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अलायंस के लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि इन्हें मालूम है कि मूचेन का बैकअप है और इनका क्लैन अब और भी ज़्यादा फ्लरिश करने वाला था। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और मू टेरिटरी को दिखाया जाता है जहाँ पर मूचेन वगैरह अब पहुँच चुके थे, जो कि बेसिकली नॉर्दर्न स्पिरिचुअल अलायंस का हेडक्वार्टर भी था। मूचेन यहाँ पर आते ही अपने बचपन के दिनों को याद करता है। हालांकि ये काफ़ी खुश था पर यह सोचता है कि अगर लुओली भी होती तो और मजा आ जाता। और इसे मालूम था लुओली ने जो होली मेडन का पोस्ट लिया था ग्रेट स्पिरिट एंसेंट क्लैन के लिए वो इसी के लिए लिया है। और लुओली भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है तो ऐसे वो मूचेन से पीछे भी रहना नहीं चाहती थी। मूचेन फिलहाल एकदम ख्यालों में खोया हुआ था, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि अरे अभी इस दुनिया में आ जाओ, मुझे मालूम है तुम लुओली के बारे में सोच रहे होगे। और फिलहाल मूचेन की बात अब कियानेर से होती है कि क्या अभी भी आप मिलियन फिनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी में ही हो। कियानेर कहती है यार वो जगह मेरे लिए सही है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और उसमें मन भी लगता है। और इस दौरान पूछती है कि लुओली किधर है, तुमने उसे यहाँ पे लाया क्यों नहीं। अब जो भी बातें थी मूचेन इन्हें बता देता है। इस दौरान कियानेर मजे भी लेती कि वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, मुझे लगा क्या पता वो तुम्हें पसंद भी ना करती हो। मूचेन भी ऐसे हंस के कहता है वैसे मैं भी थोड़ा अच्छा ही कर रहा हूँ। कियानेर भी कहती है कि अच्छे का क्या मतलब है, तुम तो हेवनली सॉवरेन लेवल पे पहुंच चुके हो इतनी कम एज में, इससे ज़्यादा अच्छा क्या करोगे। और मैं यहाँ से जाने के बाद फिनिक्स एकेडमी के चीफ को भी बताऊंगी क्योंकि वो भी तुमसे उस समय काफ़ी प्रभावित हुई थी जो 5 एकेडमीज का कंपटीशन हुआ था। कियानेर कहती है शायद कुछ दिन में मुझे जाना पड़े, अब क्या पता हमारी मुलाकात कब हो। मूचेन हंस के कहता है आप टेंशन मत लो, मैं बीच बीच में आपसे मिलने आता रहूँगा। और ये एक टालिस्मैन कियानेर को पकड़ा देता है और कहता है कि कभी भी अगर आपको कोई खतरा लगे तो आप इसे फोड़ देना, मैं सेंस करके आ पाऊंगा। कियानेर फिलहाल यहाँ से चली जाती है
तभी पीछे से मूचैन की आवाज़ आती है कि ये लड़की भी बुरी नहीं है, क्यों ना तुम इसे भी मेरी बहू बना लो। और ये थी मूचैन की माँ। मूचैन थोड़ा सा एम्बैरसमेंट फील करता है। तभी किन यानजिंग कहती है, नहीं तो जल्दी से लुओली को ला लो, वो मुझे काफ़ी पसंद थी। क्योंकि किन यानजिंग लुओली से एक बार मिल चुकी हैं। अब फिलहाल मूचैन यहाँ पर अपनी माँ से ट्रांसफर स्पिरिचुअल एरिया के बारे में बात करता है कि आप यहाँ वाले एरिया को मेरे टियानलुओ कॉन्टिनेंट के एरिया से लिंक कर दो, ताकि मैं फ्यूचर में आराम से ट्रैवल कर सकूं। नहीं तो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। इससे फादर को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं जल्दी से आ पाऊंगा। किन यानजिंग थोड़ी देर सोचती हैं और हाँ में सर हिला देती है, लेकिन एक बात और कहती कि देखो मुझे टियानलुओ कॉन्टिनेंट का भी कोऑर्डिनेट वगैरह चाहिए, और वहाँ पे भी उसी लेवल का एक ट्रांसफर स्पिरिचुअल एरिया होना चाहिए, नहीं तो फिर कनेक्ट कर पाना संभव नहीं होगा। मूचैन स्माइल करता है और कहता है, माँ लग रहा आप भूल गई कि आपका बेटा भी एक एरे मास्टर है। तो मैंने वहाँ पे यानी टियानलुओ कॉन्टिनेंट में एक ट्रांसफर एरे बना दिया है। उस एरे का जो कोऑर्डिनेट था उसके लिए इंसान एक क्रिस्टल स्टोन यूज करता है। तो मूचैन इसे अपनी माँ को दिखाता है। इस स्टोन को स्पेशल स्टोन भी हम कह सकते हैं। यानजिंग कहती है, पर तो अब मेरा काम काफ़ी आसान हो गया, 2 हफ्ते लगेंगे और ये सेट हो जाएगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और बीस्ट वर्ल्ड के फिनिक्स क्लैन को दिखाया जाता है। यहाँ के हॉल को दिखाया जाता है जहाँ के ऊपर से बहुत सारे बर्ड्स वगैरह उड़ रहे थे। हॉल के रॉयल थ्रोन पर एक मिडिल एज्ड मैन बैठे हुए थे और इनका नाम था हुआंग जिन। इन्हें फिनिक्स किंग भी लोग प्यार से कहते थे और ये बातें कर रहे थे। इनके नीचे में कई लोग बैठे हुए थे कि देखो जो पुल है वो अगले महीने खुलने वाला है और सब अपने अपने हिसाब से अंदर में जो ब्लड है उसे हासिल कर पाएंगे। हालांकि वहाँ पे बैटल भी काफ़ी फियर्स होता है, क्योंकि ब्लड पाना है तो बैटल तो करना पड़ेगा। फिनिक्स किंग यहाँ पे बता रहे थे और इस दौरान इनकी नज़र साइड में बैठे हुए 2 लोगों पर पड़ती है। और पहले इंसान जो थे वो नीदर बर्ड क्लैन के लीडर टियान हुआंग थे और उनके पीछे में एक लड़की बैठी हुई थी ब्लैक स्कर्ट पहन के। दिखने में काफ़ी सुंदर थी पर चेहरे पर एक कोल्ड ऑरा थी, और ये थी अपनी नाइन नीदर। इनकी तरफ ये देखते ही कहते हैं कि क्या आपको जो मैंने पुरानी बात कही थी वो याद है? क्या आपने उसके बारे में सोच लिया? अब ये बात सुनते ही टियान हुआंग का चेहरा ही उतर जाता है। हुआंजिंग जब इन्हें देखते हैं कि ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भी फिलहाल कुछ बोलते नहीं हैं, बस इनके चेहरे पर एक स्माइल था। उसके बाद ये बताते हैं कि आपको भी मालूम है कि मेरा बेटा 9 राउंड साइंटिफिकेशन टेक्निक को मास्टर कर रहा है और आखिरी राउंड के लिए उसे ब्लड लगेगा, तब जाकर के वो डिवाइन लेवल में एंटर कर पाएगा। उम्मीद है कि नीदर बर्ड क्लैन हमारा हेल्प करेगा। और इस समय हुआंजिंग के थोड़ा नीचे में एक हैंडसम मैन को दिखाया जाता है। ये था इनका बेटा और आप कह सकते हो कि क्लैन का यंग लीडर हुआंग जुआनजी। और इसकी जो ये साइंटिफिकेशन टेक्निक थी, इसे मास्टर करने के लिए हर बार इसे अलग अलग डिवाइन बेस्ट का ब्लड लगता था। तो फिलहाल इसे 9 नीदर का ब्लड चाहिए था, और ब्लड लाइन भी कैसा, सॉवरेन डिवाइन बीस्ट का। तो फिलहाल इसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, और 9 नीदर इसका ब्लड अनडाइंग बर्ड का ब्लड है, तो ये इसे हासिल करना चाहता था। बाकी भी डिवाइन बेस्ट टियान हुआंग को इस हालत में देखते हैं, पर ये इनकी हेल्प कर नहीं सकते थे और ना करना ही चाहते थे, क्योंकि फिनिक्स क्लैन सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। जहां पे टियान हुआंग अपनी बेटी को इस पुल के लिए लेकर आए थे, इन्हें क्या पता था कि हुआंजिंग का इरादा कुछ ऐसा भी निकल सकता है। और इन्हें मालूम है कि अगर हुआंग जुआनजी ने 9 नीदर का ब्लड ले लिया तो ये फ्यूचर में इवॉल्व नहीं हो पाएगी। पर ये करे तो करे क्या? अगर ये हुआंजिंग से पंगा लेंगे तो इनका क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि हुआंजिंग पावर लेवल में डिवाइन हेवनली सॉवरेन लेवल पर थे। टियान हुआंग फाइनली बोलते हैं कि आपने जो कहा ये तो मेरी बेटी के लिए काफी गर्व की बात है, लेकिन बहुत पुरानी बात है। इसने एक बार एक इंसान के साथ अपना ब्लड लाइन बॉन्ड बना लिया था, तो इसका जो ब्लड है उतना प्योर नहीं है। बाकी लोग भी हैरान थे कि यार इतने पावरफुल बीस्ट और एक इंसान के साथ इसने ब्लड लाइन बॉन्ड बनाया क्यों। टियान हुआंग को लगता है कि अब शायद ये लोग मान जाए और मेरी बेटी का ब्लड यूज ना करे। पर तभी हुआंग जुआनजी ये स्माइल करता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस ह्यूमन बींग को कैप्चर कर लेंगे और ब्लड लाइन बॉन्ड तोड़ देंगे, और आप टेंशन मत लेना, आपकी बेटी को कोई घाटा नहीं होगा। 9 नीदर समझ जाती है कि इसमें तो फिर मूचैन का घाटा है। पर तभी टियान हुआंग बोलते हैं, पर ये बुद्धिमानी नहीं होगी उस बंदे को पकड़ना। हुआंग जिन कहता है कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अगर हम किसी को पकड़ना चाहें तो बहुत कम ही लोग हैं जो हमें रोक सकते हैं। अब टियान हुआंग इस बंदे का नाम बताते हैं कि जो बंदा ब्लड लाइन बॉन्ड बनाया हुआ है उसका नाम मूचैन है, टियानलुओ कॉन्टिनेंट के मू स्टेट का मास्टर। अब जैसे ये मूचैन का नाम लेते हैं चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है।
कि ये वही मूचेन तो नहीं है जिसने बुदुर एंजेंट क्लैन में कुछ समय पहले ही बवाल मचा के रखा था। टियानवांग हाँ में सर हिलाते हैं और वानजिन को पता था कि मूचेन ये किन यानजिंग का बेटा है, तो इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके वजह से ये भी सच में मूचेन का कुछ नहीं कर सकते थे। वांग जुआनजी ये भी काफी होशियार बंदा था और कहता है फिर हम मूचेन को नहीं पकड़ेंगे और जो 9 ईदर का ब्लड लाइन है हम उसे यूज कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको मालूम था कि 9 ईदर का ब्लड बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, ये तो टियानवांग बहाना कर रहे हैं ताकि इसका ब्लड कोई यूज ना करे। और वांग जुआनजी टियानवांग से कहता है कि क्या आपको क्या लगता है कि मूचेन आपकी बेटी को बचाने आएगा? अगर आया तो काफी बेवकूफ है। वैसे मैं भी देखना चाहूंगा कि ये बंदा कितना पावरफुल है जो बुदुर एंसेंट क्लैन में बवाल मचा चुका है। वांग जुआनजी भी काफी एरोगेंट बंदा था क्योंकि फिनिक्स क्लैन का ये एक जीनियस था। वांग जिन तो डिसाइड कर चुका था कि जिस दिन पोल खुलेगा यानी आज से 1 महीने बाद इनका बेटा जो उसकी साइंटिफिकेशन टेक्निक है उसके 9th राउंड के लिए भी उसी समय स्टार्ट करेगा। और ये कहते हैं अगर तुमने उस दिन वैसा नहीं किया तो मेरा बेटा खुद तुम्हारी बेटी का ब्लड ले लेगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और मूचेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने मुंह स्टेट में था और काफी समय बीत चुका था। फिलहाल ये अपने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को थोड़ा कल्टीवेशन में लगाया हुआ था। इसकी माँ पीछे से आती है और बताती है कि तुम्हारा गोल्डन बॉडी ये परफेक्ट हो चुका है और तुम अब प्रीमोडियल इमॉर्टल बॉडी के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसकी माँ भी थोड़ी टेंशन में थी कि वो महा एंसेंट क्लैन के पास है, जिसे पाना थोड़ा टफ होगा। और पुरानी जो स्टोरीज थी कि इमॉर्टल एम्परर के पास सबसे पहले था, उन्होंने तो बस इसे महा एंसेंट क्लैन को रखने को दिया था। लेकिन इन लोगों की चाहत काफी बढ़ जाती है और ये लोग फिलहाल इस इमॉर्टल बॉडी को हासिल करना चाहते हैं, यानी कि महा एंसेंट क्लैन अब ये काफी लालची हो चुके थे। मूचेन अपनी माँ से कहता है कि माँ कुछ भी हो जाए मुझे प्रीमोडियल इमॉर्टल बॉडी चाहिए, मैंने यही रास्ता चुना है। इसकी माँ कहती है ठीक है, तुमने जो भी रास्ता चुना है मैं तुम्हें उसमें सपोर्ट करूंगी। मूचेन जब ये सुनता है तो काफी खुश हो जाता है। हालांकि जैसे कुछ बातें कर रहा था अचानक से यहाँ पे एक टालिस्मैन चमकने लगता है। मूचेन इसे खोल के पढ़ता है और जो शब्द लिखे थे ये काफी हैरान हो जाता है। इसमें लिखा हुआ था कि 9 ईदर खतरे में है, जल्दी से टियानलुओ कॉन्टिनेंट वापस आओ। ये लेटर इसे मंडेला ने भेजा था। इसकी माँ इससे पूछती है कि क्या बात है। मूचेन बताता है कि मेरी फ्रेंड है जो फिलहाल खतरे में है। माँ इसकी कहती है तुम बोलो तो मैं भी चलूँ, पर मूचेन मना कर देता है कि आप फिलहाल पिताजी के साथ समय बिताइए, मैं देख लूंगा और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और मूचेन कहता है कि मॉम आपको वो जो स्पिरिचुअल एरे है वो थोड़ा जल्दी तैयार करना पड़ेगा। किन यानजिंग कहती कोई नहीं, 2 दिन और रुको, एरे को मैं पूरा कर दूंगी। इधर 2 दिन बीत भी जाते हैं और इसकी माँ ने वो एरे को पूरा कर दिया था। फिलहाल मूचेन यहाँ से विदाई ले रहा था और यानजिंग, लिंगजी, लोंगजियांग और इसके फादर मूफेंग सभी यहाँ पे खड़े थे। यानजिंग कहती है कि जब ये सभी चीज पूरा हो जाएगा और यहाँ का भी मैटर सेटल हो जाएगा तो मैं और तुम्हारे फादर टियानलुओ कॉन्टिनेंट में जो तुमने मूव स्टेट बनाया है वहां जरूर आएंगे। मूचेन भी हंस के कहता है कि मैं आपका वेट करूंगा और फाइनली यहाँ से ये ट्रैवल करना शुरू कर देता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और टियानलुओ कॉन्टिनेंट के एक स्पेशल एरे से एक बंदा बाहर निकलता है। अब इसे देखते ही बाकी गार्ड्स हैरान हो जाते हैं कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। मूचेन इन गार्ड से काफी खुश होता है कि चलो ये लोग अच्छे से ध्यान तो रख रहे हैं, हालांकि ट्रैवल करने में इससे बस 5 दिन लगते हैं। गार्ड्स को पता चल जाता है कि मूचेन यहाँ का स्टेट मास्टर है। ये तुरंत ही नील डाउन हो जाता है और मूचेन भी कहता है कि आप लोग खड़े हो सकते हैं, काम आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर अचानक से तभी मंडेला और एंसेस्टर जुआनटियान भी प्रकट हो जाते हैं। मूचेन एल्डर को ग्रीट करता है और उसके बाद मंडेला से बातें करने लगता है। जुआनटियान भी इस दौरान इसकी तारीफ करते हैं कि जो तुमने बुदुर एंसेंट क्लैन में किया अब उसका जो न्यूज है चारों तरफ फैल चुका है और जुआनटियान अब यहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड एल्डर बन चुके थे। मूचेन फिलहाल बाकी बातें तो हो जाती हैं, ये तुरंत ही पूछता है यार 9 ईदर का बताओ। मंडेला कहती है स्पैरो एल्डर आए हुए हैं, तुम उन्हीं से पूछ लो। स्पैरो एल्डर यहाँ पे मूचेन को ग्रीट करते हैं पर मूचेन भी बदले में इन्हें ग्रीट करता है। स्पैरो एल्डर हैरान थे कि पावर तो आ गया इस बंदे के पास पर अभी भी ये पहले जैसा ही है, यानी घमंड वाली चीज नहीं है इसके अंदर। स्पैरो एल्डर भी मन ही मन सोचते हैं कि 9 ईदर की नजरें काफी पैनी है, जिस बंदे को हम भी नहीं समझ पाए उसने इसे जज कर लिया था। स्पैरो एल्डर अब इधर सीरियस हो जाते हैं और मूचेन से कहते हैं स्टेट मास्टर 9 ईदर को बचा लीजिए और हमारे क्लैन को भी। मूचेन पूछता है कि बताइए हुआ तो क्या। अब ये पूरी बात बता देते हैं फिनिक्स क्लैन और उनको जो डिवाइन ब्लड चाहिए 9 ईदर का उसके बारे में। 9 ईदर अभी भी हेवनली सॉवरेन लेवल पे नहीं जा पाई थी और इसे मालूम था कि 9 ईदर क्यों गई थी अपने क्लैन, वो भी जल्दी से हेवनली सॉवरेन लेवल पे जाना चाहती थी। मूचेन भी यहाँ पर
थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और ये वांग जुआनजी के बारे में भी बताते हैं, जो कि वो 9 राउंड सैंक्टिफिकेशन टेक्निक यूज करता है, और ये भी जो 36 रियर सुपर पावर है उनमें से एक है। स्पैरो एल्डर यहाँ पे एकदम गिड़गिड़ाने लगते हैं कि 9 इधर हमारे क्लैन की होप है, स्टेट मास्टर उसे बचा लीजिए। और ये भी बताते हैं कि अगर हम लोग तैयार नहीं होंगे 9 इधर के ब्लड के लिए, तो वांग जुआनजी जबरदस्ती 9 इधर के ब्लड उसकी बॉडी से निकाल लेगा। इवन 9 इधर इस केस में अपनी लाइफ को भी लूज कर सकती है। हालांकि जब भी किसी क्लैन का बंदा जाता है उस पूल में, तो उसके साथ एक गार्ड भी जाता है, लेकिन हमारे पास उतना पावरफुल कोई गार्ड भी नहीं है। तो अगर आप 9 इधर के साथ जाओ तो शायद हम बच पाए, या आप किसी को भेज दो। पर मूचेन कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। और मूचेन कहता है मैं भी तो देखना चाहूं कि ये वांग जुआनजी इतना कैपेबल है कि मेरे सामने वो 9 इधर का ब्लड लेगा। इधर से इनशिफ्ट होता है, तो जो पुल था उसके आसपास के एरिया को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे बीस्ट वगैरह इकट्ठा हो चुके थे। सुबह का टाइम था और बहुत सारे फिनिक्स के आवाजों को सुना जा सकता है। और यहाँ पर 2 और लोग प्रकट होते हैं। पहला बंदा था वांग जिन और दूसरा इसका बेटा वांग जुआनजी। अब जैसे वांग जिन प्रकट होते हैं, बाकी जो बीस्ट क्लैन के लोग थे वो इन्हें ग्रीट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर 15 सॉवरिन डिवाइन बीस्ट के क्लैन के लोग आए हुए थे, और सभी ने अपने टॉप नॉच टैलेंट को इस पूल के लिए भेजा था। और वांग जिन कहते हैं कि अंदर में जो पूल में ब्लड कंडेंस है वो काफी लिमिटेड है, तो उम्मीद है कि एक फियर्स फाइट होगी, तो सभी तैयार होंगे। लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि वांग जुआनजी काफी स्ट्रांग है, लेकिन कॉन्डोर क्लैन का लिन कान भी कुछ कम नहीं है। फिर कॉन्ग लिंगेर भी यहाँ पे है 9 पीकॉक क्लैन की, ये लोग भी काफी स्ट्रांग है। सभी की नजरें इस दौरान 9 इधर पे जाती हैं, और यहाँ पर बाकी लोग काफी जो न्यूज़ें थी उनके बारे में बात करने लगते हैं कि वांग जुआनजी नीदर बर्ड के ब्लड को यूज करने वाला है। टियान वांग काफी टेंशन में थे, पर 9 इधर एकदम शांत खड़ी थी, और इनके साथ में एक एल्डर लू आए हुए थे, जो इसके साथ फिलहाल उस पुल में जाएंगे एज अ गार्ड। इनका पावर लेवल स्पिरिचुअल ग्रेड के लेट फेज में था। ये कहते भी हैं कि क्लैन लीडर आप टेंशन मत लो, मैं 9 इधर को प्रोटेक्ट करूंगा। हालांकि मैं वांग जुआनजी का मैच तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि वांग जुआनजी इसका पावर लेवल गॉड ग्रेड के इनिशियल लेवल में अभी पहुंच चुका था, और जो कॉम्बैट कैपेसिटी है वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। टियान वांग भी कहते हैं कि हमें वांग जुआनजी से फाइट नहीं करना है, बस हमें उससे थोड़ा दूरी बना के रखना है। एंडर लू भी कहते हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर 9 इधर को कुछ होने नहीं दूंगा, भरसक मैं पूरा प्रयास करूंगा। इस दौरान एल्डर लू को एक बात याद आता है, और ये 9 इधर की तरफ देखकर कहते कि मैंने सुना कि वो जो मूचेन है वो काफी स्ट्रांग है, शायद अगर वो आ जाता तो हम वांग जुआनजी को काउंटर कर पाते। टियान वांग भी कहते हैं लेकिन हमारा 9 इधर क्लैन बाहरियों के पर भरोसा क्यों करेगा, और अगर वो आया भी तो फिनिक्स क्लैन वाले उससे गुस्सा हो जाएंगे, और वो खुद भी क्या उसके लिए सही और गलत है सोच रहा होगा मेरे हिसाब से। ये मूचेन को ब्लेम नहीं कर रहे थे, पर जो कह रहे थे वो सही था। पर तभी इन्हें 9 इधर एक लुक देती है कि फादर, ये समझ जाते हैं और शांत हो जाते हैं। इधर वांग जिन फिर से इन लोगों की तरफ देखते हैं कि चलो तुम लोग आ तो गए हो। टियान वांग इनसे कहते हैं कि फिनिक्स किंग क्या आप हमारे क्लैन को छोड़ नहीं सकते। वांग जिन कहते कुछ नहीं, अगर मेरा बेटा उसको वो ब्लड लाइन मिल जाए तो मैं तुम्हारे क्लैन को बाकी गिफ्ट्स दे सकता हूँ। इस दौरान इन दोनों की नजर, यानी कि बाप और बेटे की नजर एल्डर लू पर जाती और कहते अच्छा तो यही है तुम लोगों का प्रोटेक्टर स्पिरिचुअल ग्रेड के लेट फेज में। और वांग जुआनजी, ये इस चेहरे पर इसके एक स्माइल था, और ये कहता है मेरे हिसाब से आप लोगों को गिव अप कर देना चाहिए। वांग जुआनजी यहाँ पर तुरंत अपनी फिनिक्स ऑरा को रिलीज करता है और एल्डर लू को सप्रेस करने लगता है। प्रेशर इतना ज्यादा था कि एल्डर लू अपने आप नील डाउन हो जाते हैं। पुल शुरू होने से पहले ही वांग जुआनजी एल्डर लू का जो भी कॉन्फिडेंस था उसे एकदम तोड़ देना चाहता था। एल्डर लू प्रयास तो करते हैं, पर गॉड लेवल के हेवनली सॉवरेन उसका प्रेशर ये झेल नहीं पा रहे थे। इवन जो क्लैन लीडर टियान वांग थे, ऐसा लग रहा था कि वो भी अब खून की उल्टी कर देंगे। 9 इधर भी यहाँ पे काफी टेंस हो जाती है, इसके भी उंगलियों से हल्के हल्के ब्लड आने लगते हैं, चेहरा भी एकदम लाल हो जाता है, और ये कहती ठीक है तुम्हें ब्लड लाइन चाहिए ना, ले लो। जब तक कि अपने बात को पूरा कर पाती तभी यहाँ पर स्पेस में एक थंडर पावर चमकता है, और एक बाप लेवल की ऑरा समुद्र के समान यहाँ पे रिलीज होती है, और एक आवाज भी सुनाई देती है कि तुम उतने काबिल नहीं हो कि इस ब्लड लाइन को ले सको, और मेरे रहते हुए 9 इधर के सामने एक बंदा प्रकट हो चुका था, और इसे देखते ही ये पहचान जाती है। इसके आंखों में आंसू थे, और ये था मेरा लड़का मूचेन। मूचेन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि आज तक इसने कभी भी 9 इधर को ऐसा रोते हुए यानी आंखों में आंसू देखा नहीं था। मूचेन फिलहाल क्लैन लीडर से बात करता है, आप ठीक तो हैं,
और इन्हें ये ग्रीट करता है। टियान वांग को भी थोड़ी शर्म आती है। ये थोड़े समय पहले मूचेन के बारे में हालांकि बुरा नहीं कह रहे थे पर अच्छा भी तो नहीं कह रहे थे। और टियान वांग सोचते क्या ये सच में फिनिक्स क्लैन को भी सप्रेस करना चाहता है, यानी उनसे दुश्मनी लेना चाहता है। और टियान वांग कहते हैं कि हमने स्पैरो लीडर को वैसे भेजा तो था, उम्मीद है कि तुम उतना माइंड नहीं करोगे। मूचेन कहता आप बात क्या कर रहे हैं, मैं अगर आज इस लेवल पे हूं तो ये नाइन लीडर की वजह से। इसी ने मुझे टियानलुओ कॉन्टिनेंट में लाया, इतना सपोर्ट किया और मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ। मूचेन इस दौरान नाइन लीडर की सुंदर आंखों की तरफ देखकर हंसने लगता है। नाइन लीडर को भी गुस्सा आता है और एक किक किए इसके पेट पर दे मारती है। फिर ये गुस्से में कहती कि तुम्हें आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मूचेन के लिए थोड़ी चिंतित थी। वांग जुआनजी वगैरह काफी पावरफुल हैं। मूचेन भी इसको एक सीरियस लुक देता है और कहता है कि तुमने मुझे काफी प्रोटेक्ट किया है, अब मेरी बारी है। नाइन लीडर ये सुनते ही मन उसके नाक से भी पानी आने लगता है। ये काफी इमोशनल हो जाती है और फिलहाल मूचेन इसे शांत कराता है और फिनिक्स किंग की तरफ देखकर कहता है कि मेरा नाम मूचेन है और नीदरवर्ल्ड क्लैन ने मुझे इनवाइट किया है। फिलहाल से मैं इसका प्रोटेक्टर हूं। और वैसे भी मूचेन का नाम यहाँ पे कौन नहीं जानता था। जो इसने कारनामा किया था पूरे बीस्ट वर्ल्ड में भी इसका नाम चमक चुका था। खास करके फिनिक्स किंग ये भी जानते थे कि इसकी माँ जो है बूदुर क्लैन की फर्स्ट एल्डर है और उन्हें ये भी गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मालूम है कि अगर मूचेन को कुछ हुआ तो मूचेन की माँ इसको छोड़ेंगी नहीं। हालांकि ये खुद डिवाइन लेवल पे है पर इसका क्लैन तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। वांग जुआनजी समझ जाता है कि इसके फादर क्या सोच रहे हैं और ये कहता है कि आप टेंशन मत लो, मूचेन को तो मैं संभाल लूंगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वांग जुआनजी मूचेन की तरफ देखकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम काफी पावरफुल हो, पर मुझे जितना पता है कि तुम ग्रैंड एरे की वजह से ही बूदुर क्लैन को हरा पाए थे। सीधा सीधा ये मूचेन को नीचा दिखा रहा था कि अगर वो चमत्कार हुआ तो उसमें एरे का कमाल है, तुम्हारा कोई नहीं। ये सुनकर के मूचेन स्माइल करता है और कहता है मुझे एरे यूज करना पड़ा क्योंकि बूदुर क्लैन के एल्डर्स काफी पावरफुल है, पर मुझे उसकी जरूरत तुम्हारे सामने तो नहीं है। अब ये सुनते ही वांग जुआनजी को भी गुस्सा तो आता है और बाकी लोग जो इसे सपोर्ट करते थे वो ये सोचते हैं कि यार ये बंदा हेवनली सॉवरिन है ठीक है, पर स्पिरिचुअल ग्रेड के मिड फेज में है और ये ऐसे बात कर रहा है। वांग जुआनजी जो कि बीस्ट क्लैंस का एक जीनियस है। इधर एक बंदा फांगजिन करके था जो कि गोल्डन फेनिक्स कॉन्डोर क्लैन का था। ये अपनी ऑरा रिलीज करता है। टियान वांग थोड़े टेंशन में आते हैं पर मूचेन हंस के कहता है कि स्पिरिचुअल ग्रेड के लेट फेज में आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मूचेन तो इवन फांगजिंग की तरफ देखता भी नहीं है। फांगजिंग यहाँ पे कुछ बोलता है पर मूचेन इसे इग्नोर मार देता है। इधर वांग जुआनजी ये काफी गुस्से में मूचेन को देख रहा था और कहता है कि मैं वांग जुआनजी कुछ भी हो जाए इस अनडाइंग वर्ल्ड का ब्लड लाइन किसी भी कीमत पे लेके रहूंगा। मूचेन फिर से कहता है कि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं कि तुम उसके लायक नहीं हो। अब दोनों अपनी ऑरा रिलीज करने लगते हैं पर तभी वो जो लेक था उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं और सभी का ध्यान उस लेक पर चला जाता है। मूचेन भी उस तरफ देखता है और इसे समझ में आता है कि ये लेक इतना सिंपल नहीं है। फिनिक्स किंग भी बोलते हैं कि अब ये जो पुल है वो एक्टिवेट होने वाला है, तो सभी लोग तैयार हो जाएं। तो बाकी जो टेंस माहौल था फिलहाल ये शांत हो जाता है और जैसे वो सीलिंग टेक्निक स्लेक पर हट जाती है वांगजिंग चिल्लाते हैं कि सभी लोग अब एंटर कर सकते हैं। इधर नाइन इधर मूचेन से कहती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि अंदर में भयंकर लेवल का एक फाइट होने वाला है। मूचेन फिर से वो डायलॉग मारता है कि तुमने मुझे अब तक प्रोटेक्ट किया है, अब मेरी बारी है, मुझे करने दो। नीदर के भी चेहरे पर एक सुंदर स्माइल था। फिलहाल ये मूचेन के हाथ को पकड़ती है और सीधा यहाँ पे छलांग लगा देती है और जैसे दोनों कूदते हैं एक अलग ही लेवल का फ्लक्चुएशन यहाँ पे मूचेन फील करता है। और मानो ये लेक जो कि बाहर से एक तालाब के समान था पर अंदर से इसका कोई अंत न हो वैसा ये दिखता है। और मूचेन यहाँ पर ब्लड लाइन जो एनर्जी होती है उसे अब फील कर सकता था। मूचेन को इसको देखकर वो जो गॉड सी था जहां पर इसने और नाइन नीदर ने एक बार कल्टीवेट किया था, अनडाइंग बर्ड वगैरह जहां पर इनको मिले थे, ये उसके जैसा ही है। हालांकि उतनी फियर्स ऑरा नहीं है क्योंकि वहां पर बीस्ट बैटल के दौरान मरे थे और यहाँ पर खुद से कि ताकि उनके बच्चे आकर के फ्यूचर में इस ऑरा को एब्जॉर्ब कर सके। और मूचेन नाइन नीदर से कहता है कि अगर तुम हेवनली सॉवरिन लेवल पे होती तो वो जो तीनों बीस्ट हैं उनकी ऑरा को तुम वहां पे यूज कर पाती गॉड सी के अंदर, क्योंकि उस समय उन तीनों बीस्ट ने मूचेन को एक टालिस्मैन दिया था कि ये चाहे तो ये गॉड सी में दोबारा से एंटर कर सकता है। नाइन नीदर कहती पर वो तुम्हारे लिए सही है। और फिलहाल ये मूचेन को बताती कि यहाँ पर ये जो ब्लड लाइन ऑरा है ये अपने आप बीस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम उसे पकड़ पाए तो उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब ये दोनों ऑरा को सेंस करते हैं और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इन्हें एक पावरफुल ऑरा सेंस होती है और ये उसी डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हें एक गोल्डन ईगल दिखता है जो कि ब्लड इसेंस के थ्रू ट्रांसफॉर्म हुआ था और इसका जो पावर लेवल था
फिलहाल के हिसाब से कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पे लग रहा था। मूचेन यहाँ पर एक गोल्डन हैंड बनाता है और इस डिवाइन ईगल पर यह अटैक कर देता है। हालांकि डिवाइन ईगल के पास फिलहाल अपना कोई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं था, पर वो जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती है उन्हें कोई बीस्ट जिनके पास इंटेलिजेंस भी ना हो वो भी समझ सकते हैं। ये अपने विंग्स को फड़फड़ाता है, लेकिन तब तक वो जायंट हैंड इसे पकड़ लेता है। मूचेन इसे सप्रेस करता है और एक ब्लडी ऑरा इसके पाम पर अब दिखने लगती है। ये छोटे से एक स्पिरिचुअल पर्ल के समान था, पर जैसे ये ऑरा इसके हाथ में आती है, इसके बॉडी में जो रियल ड्रैगन और रियल फेनिक्स की ऑरा हिडन थी वो मानो एकदम से जाग गई हो। इस ब्लड एसेंस को वो स्वॉलो करना चाहते थे। मूचेन को याद आता है कि जब तक ये हेवनली सॉवरिन नहीं था, रियल ड्रैगन और रियल फेनिक्स इनकी कॉम्बैट कैपेसिटी की वजह से ये कई बैटल्स लड़ता था, पर जब से ये हेवनली सॉवरिन में पहुंचा है इन दोनों स्पिरिट्स को ये यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनका पावर लेवल सॉवरिन लेवल से नीचे था और शायद यहाँ पर ये भी इवॉल्व हो सकते हैं। मूचेन के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर ये दोनों बीस्ट यहाँ पे इवॉल्व हो जाए तो ये भी हेवनली सॉवरिन लेवल में जा सकते हैं। फिलहाल ये जो ब्लड एसेंस था ये नाइन नीदर की तरफ उछाल देता है, क्योंकि मेन पर्पज यहाँ पे आने का नाइन नीदर के लिए था। नाइन नीदर तुरंत ही इस ब्लड एसेंस को निगल जाती है और उसके बॉडी पर यानी कि स्किन्स पर कुछ ब्लडी मार्क दिखते हैं और 15 मिनट में ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। नाइन नीदर फील करती है कि इसका पावर थोड़ा सा बढ़ चुका है और ये ऐसे ही करके अब फिर आगे बढ़ते जाते हैं और जो भी बीस्ट वगैरह मिलते हैं उनकी ऑरा नाइन नीदर एब्जॉर्ब करते जाती है। नाइन नीदर भी अब काफी एक्साइटेड थी, अब इसे लग रहा था कि ये इवॉल्व हो सकती है। हालांकि उसके लिए इसे काफी मात्रा में ये ऑरा चाहिए होगा। मूचेन इस दौरान बोलता है कि आगे में मैं काफी इंटेंस ऑरा फील कर सकता हूँ। 10-12 मिनट ट्रैवल करने के बाद ये सामने जाकर रुक जाते हैं। यहाँ पे इन्हें एक 1000 फुट का रॉक बर्ड मिलता है और इसका जो पावर लेवल था ये हेवनली सॉवरिन के स्पिरिचुअल ग्रेड के इनिशियल फेज में था और मूचेन भी इसे देखकर काफी एक्साइटेड था। पर मूचेन जब इस पे अटैक करना शुरू करता है तभी एक पावरफुल फिगर यहाँ पे प्रकट होता है और मूचेन के अटैक को उस बर्ड पे लगने से पहले उसे डिसॉल्व कर देता है और मूचेन इसे देखता है। ये था वही बंदा फांग जिन। फांग जिन के भी आंखों में एक किलिंग इंटेंट था, ये मूचेन को मारना चाहता था और ये मूचेन की तरफ देखकर कहता है कि ये वाला ब्लड एसेंस मेरा है, मैं तुम्हें बस 10 सेकंड दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। इधर अब बहुत सारे लोगों की नजर फांग जिंग और मूचेन पे पड़ती है। बीच में से कोई बंदा कहता है यार ये फांग जिंग ये हुंग जुआनजी का एक दल्ला है, उसे अच्छा फील कराने के लिए अब ये मूचेन से फाइट करने आ चुका है। हालांकि फांग जिंग भी अपने फेनिक्स गोल्डन क्लैन का एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड बंदा था। इसका पावर लेवल स्पिरिचुअल के लेट फेज में था। मूचेन भी इधर फांग जिंग को लुक देता है और फिलहाल ये अपने पर्पल फ्लेम से वो जो रॉक बर्ड का ब्लड एसेंस था उसे कैप्चर करने के लिए पड़ जाता है। फांग जिंग को और गुस्सा आता है कि यार ये मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा है। ये फिर से मूचेन पर अटैक करता है और इधर मूचेन ने जो फ्लेमिंग ऑरा उस बर्ड की तरफ भेजा था अब ये फांग जिंग की तरफ भेज देता है। फांग जिंग अभी जो अटैक किया था ये था इसका गोल्डन क्लॉ अटैक, पर मूचेन के पर्पल फ्लेम एक ड्रैगन का शेप लेते हैं और इसे तुरंत ही डिसॉल्व कर देते हैं। इधर मूचेन मौके का फायदा उठाकर वो जो ब्लड एसेंस था उसे इकट्ठा करके नाइन नीदर को दे देता है और मूचेन इससे कहता है कि इसे स्वॉलो कर जाओ, पर नाइन नीदर थोड़ी टेंशन में थी। मूचेन इससे कहता है कि फांग जिंग ये कुछ नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। फिलहाल यहाँ पे नाइन नीदर क्रॉसलेग बैठ जाती है और इस ब्लडी ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगती है। फांग जिंग को काफी गुस्सा आ रहा था कि यार ये मूचेन ये मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। मूचेन भी इससे कहता है लगता तुम अपने मास्टर वांग जुआनजी को कुछ ज्यादा ही प्लीज करना चाहते हो। अब फांग जिंग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। ये गोल्डन ऑरा रिलीज करता है और अपने बीस्ट फॉर्म में फाइनली बदल जाता है और मूचेन से कहता है बच्चे मैं तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मैं तुम्हें यही दफना दूंगा। और साथ में ये एक वेपन भी यूज करता है जो कि काफी रेयर वेपन था। अब कई सारे गोल्डन फेदर्स अटैक मूचेन की तरफ बढ़ते हैं। फांग जिंग इधर चिल्लाता है कि तुम्हारे लिए ऑनर की बात है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना सुपर पावर यूज कर रहा हूं, और ये बोलता है बॉर्न सुपर पावर डाइटी स्लेइंग विंग्स। इधर मूचेन तैयार था, ये इमॉर्टल गॉड रून्स को कंडेंस करता है और ये 700 गॉड रून्स कंडेंस करने के बाद इन्हें मर्ज कर देता है और एक पर्पल ऑरा यहाँ से बाहर निकलती है। इसके हाथ में एक सैबर था यानी तलवार के समान, जिसे कि मूचेन फिनिक्स एक्सटर्मिनेटिंग सैबर कहता है। और इसका जो ये फेदर अटैक था मूचेन पलक झपकते इन्हें काट देता है एकदम। फांग जिंग को भरोसा नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी डिवाइन बीस्ट बॉडी है, इसे ये पेनिट्रेट कैसे कर सकता है। फांग जिंग यहाँ पे इंजर्ड हो चुका था, गुस्से में तो था, पर ये मूचेन से कहता है कि मैं तुम्हें मेरी इंजरीज के लिए जरूर पे बैक करूंगा। ये काफी होशियार था और यहाँ से फिलहाल भाग जाता है। मूचेन तभी पीछे से बोलता है भाग कहाँ पे रहे हो। फांग जिंग कहता है कि दम है तो रोक तो लो, क्योंकि इसको अपने स्पीड पे काफी भरोसा था
और इसका ये मानना था कि अगर ये भागना चाहे तो इवन गॉड ग्रेड के सॉवरिन भी इसे रोक नहीं सकते। मू चेन हंसता है। फांगजिंग को भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये स्पीड काफी बढ़ा लेता है, पर अचानक से फील करता है कि इसके आसपास का मानो डायमेंशन स्पेस ही चेंज होने लगा हो और एक काफी बड़ा सा पगोड़ा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर फांगजिन फंस चुका था और इसे बस अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। दूसरे चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर मैं मास्टर यावलाओ की स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो।